हेलो एवरीवन, दिस इज़ बशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, आज हम जानेंगे कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने से क्यों इनकार किया। जेवलिन एक्सपर्ट मिस्टर अरशद नदीम के कोच सलमान बट को किस वजह से ताहयात पाबंदी का सामना करना पड़ रहा है, ये भी जानेंगे। लेकिन मूविंग ऑन, पंजाब हुकूमत ने कुछ नए फैसले किए हैं बसंत फेस्टिवल के हवाले से। और नाजरीन, गैर कानूनी असलहा जमा करवाने के लिए 1 महीने की डेडलाइन दी गई है अगेन पंजाब हुकूमत की जानिब से। उस पर भी बात करेंगे, अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। और नाजरीन, मशहूर सिंगर मिस्टर अमार बेग का नया गाना रिलीज हुआ है कॉल के नाम से, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, कुछ समझ नहीं आती, पहले इंडिया ने इनकार किया क्रिकेट खेलने से, अब अफगानिस्तान ने क्रिकेट खेलने से इनकार किया है पाकिस्तान के साथ, क्यों? अच्छा, उसमें यह है कि अफ़गानिस्तान कोई भी काम अपनी मर्ज़ी से तो कर ही नहीं रहा था। ये जो अफ़गान हुकूमत है, ये तो अपनी बीवियों के पास भी नहीं जाते इंडिया से पूछे बगैर। वहाँ से जो है जब तक पैगाम नहीं आता, वहाँ से जब तक इजाज़त नहीं होती, तो ये बिल्कुल मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि ये अफ़गान क्रिकेट बोर्ड का फ़ैसला नहीं है मतलब पाकिस्तान की सीरीज़ का बाइकआउट करने का। ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड के अहकामात आए हैं अफगानिस्तान को। ये नरेंद्र मोदी का फैसला है कि अफगानिस्तान की टीम नवंबर में पाकिस्तान नहीं आएगी, जो कि तयशुदा स्केजुअल है ट्रायंगुलर सीरीज का, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान T20 मैचेस थे, और गलबन लाहौर में और कराची में और पिंडी में। तो ये अचानक जो है उन्होंने मुतला किया है मौजूदा जो सूरत हाल हुई है, जो अफ़गानिस्तान को अभी मार पड़ी है। और वो भी लड़ाई अफ़गानिस्तान इंडिया के हुक्म पर कर रहा था। वो नई दिल्ली की प्रॉक्सी वार लड़ रहा था। उस लड़ाई में, उस दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाला असला जो है वो भी दिल्ली और बंबई से आ रहा था। अब जो है क्रिकेट टीम के ना आने का फैसला, देखें जी बताइए। अफगानियों ने अपना इलाज मुआवजा करवाना है पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से करवाना है, कराची से करवाना है, पॉइंट लाहौर से करवाना है। तजारत करनी है KPK में, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, बलूचिस्तान में, और कारोबार यहां पे करना है, प्रॉपर्टीज यहां पे बनानी है, मगर क्रिकेट नहीं खेलनी आपके साथ। ये उनकी एक सो कॉल्ड गैरत का सबूत है। तो अब यह है कि PCB इस हवाले से पहले ही बड़े स्ट्रिक्ट फैसले कर रहा है। PCB ने, देखें आप, एशिया कप में सूर्या कुमार यादव ने कहा जी कि मैंने नहीं लेनी ट्रॉफी, तो वो सूर्या कुमार यादव का अपना फैसला तो नहीं था। जाहिर है से पीछे बैक लेजेंड क्रिकेट लीग में अगर पठान बरादरान कहते हैं कि हम नहीं खेलेंगे, अगर शाहिद अफरीदी खेलेगा, तो वो क्रिकेट टीम का फैसला नहीं है, उनकी स्टेटमेंट नहीं है। इवन ये फैसले इंडियन क्रिकेट बोर्ड के भी नहीं है। जय शाह जो है ना, जय शाह की तो कोई हैसियत नहीं है, जय शाह की तो कोई औकात नहीं है। जय शाह को चेयरमैन बनाया किसने है? जय शाह का बुनियादी ताल्लुक जो है वो BJP से है, RSS से है। तो जय शाह उसी कोटे में जो है वो चेयरमैन, उसके बाद वो ICC में आ जाते हैं। और अब जो है अहकामात सीधे वहां से जाते हैं कि आपने पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच के बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के अंदर आपने क्या बात करनी है। आपने पहलगाम का जिक्र करना है। वहां तो बॉल का जिक्र होता है, बैट का जिक्र होता है, प्लान्ड और स्क्रिप्टेड, अच्छी बुरी फील्डिंग का जिक्र होता है, अच्छे स्पेल का जिक्र होता है, प्लेऑफ का जिक्र होता है, स्पिन बॉलिंग का जिक्र होता है, विकेट के बिहेवियर का जिक्र होता है। ये पहलगाम का जिक्र कहां से आ जाता है? इरेलीवेंट। पहलगाम का जिक्र कहां जी से आ बिल्कुल। जाता है? यानी कि या तो कि कोई मुकाबला हो रहा है निशानेबाजी के, आपका फौजी कितनी दूर से बंदा मारता है और हमारा फौजी कितनी दूर से बंदा मारता है, स्नाइपर्स का मुकाबला हो रहा है। तो वो तो जो है ना, वो सेरेमनी हो रही है एशिया कप की। अच्छा, पहले मैच में तो उसने ये किया, इंडियन कप्तान ने। आखिरी मैच में उसने कहा मैंने ट्रॉफी नहीं लेनी। अब ये बिल्कुल अफगानिस्तान इंडिया की तकलीद कर रहा है, जंग के मैदान से लेके खेल के मैदान तक।
वही स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं, सारे स्टेप्स वही फॉलो किए जा रहे हैं। जबकि अफगानिस्तान जिस तरह जी जी कुलभूषण यादव के जरिए और ऐसे कई कुलभूषणों के जरिए बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जा रही थी, जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है, केपीके में दहशतगर्दी हो रही थी, ठीक है। उसी तरह अब कुछ वाकयात आए सामने जिसके शायद मिले कि उसमें दिल्ली जो है वो शामिल है, उसकी इन्वॉल्वमेंट साबित हुई। अब क्रिकेट के मैदान में भी वही किया जो इंडिया कर रहा है। इंडिया ने अभी पहली दफा 1947 से 65 की जंग में हुई क्रिकेट थी, 71 की जंग हुई क्रिकेट थी, इससे पहले अभिनंदन के वाकयात हुए क्रिकेट थी। तमाम तर ये 77 साला दुश्मनी में क्रिकेट इस तरह से जो है उसको इशू नहीं बनाया गया, खेल को इशू नहीं बनाया गया। राइट। उसमें जो है वो एक तनाव जरूर रहता था, मुकाबलेबाजी का रुझान रहता था, एक दूसरे को घूरना रहता था, हार जीत के सेलिब्रेशन का अंदाज जो है ज्यादा जारहाना हो सकता है। मगर ये वाली सिचुएशन कभी नहीं हुई कि आप कहें कि हमने क्रिकेट नहीं खेलनी। तो अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया, तो हमें कोई उनकी इतनी क्रिकेट की जरूरत भी नहीं है। लेकिन सर सिखाने वाले भी तो पाकिस्तानी थे ना। अच्छा, वो सिखाने वाले जो सिखाते थे, देखें बात जो है ना, वो मुफ्त तो नहीं सिखाते थे, पैसे लेके सिखाते थे। तो असल में तो सिखाने वालों को गैरत आनी चाहिए ना। ऐसे ही है कि आज आपका कोई सीनियर क्रिकेटर जो है वो इंडियन कोच लग जाएगा, तो लानत है उसकी पाकिस्तानियत पे कि वो पैसों के लिए, चाहे वो बिग बैश में चला जाए, चाहे वो काउंटीज में चला जाए, चाहे वो दुनिया की किसी लीग में चला जाए, वहां इंडियन प्लेयर्स को अगर वो कोचिंग कर रहा है तो यहां पे इतना उस्ताद का रुतबा मुरतब करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपको एक कौमी गैरत और शर्म की जरूरत है। बावजूद इसके मैं आपको आज दावे से कह रहा हूं, आप आईपीएल खोल दें, आईपीएल में पाकिस्तान प्लेयर्स से पाबंदी उठा दी जाए ना, तो ये बड़े प्लेयर्स भाग के जाएंगे वहां पे। फिर बार बार मुझे वो उधर दूसरी तरफ जाना पड़ता है कि जहां कोई बोलता ही नहीं है 10 मई पे, ठीक है। बड़े नाम है, उनमें क्रिकेटर्स शामिल हैं, सारे बड़े बड़े नाम हैं। मैं दोबारा लेना शुरू कर दूंगा कि वो दोबारा से कहानी रिपीट हो जाएगी सारी, जो 10 मई पे बोला ही कोई नहीं। और 10 मईयों पे इनमें से बोलता ही इसलिए नहीं बोलते कि इनको याद आती है आईपीएल की। तो अब ये है कि वो कोचेज जो जाते हैं, आप नहीं जाएंगे ना, नहीं जाना चाहिए। अगर कोचेज की तैनाती पीसीबी की मर्जी से और हुकूमत पाकिस्तान की मर्जी से होती है तो फिर तो उनको परमिशन ही नहीं मिलेगी, अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर ये एक इंडिपेंडेंट डिसीजंस हैं तो उसमें फिर आप जाहिर बात है कि उन कोचेस को शर्म करनी पड़ेगी। तो बहरहाल अफगानिस्तान ने जो इनकार कर दिया, उसमें हमारे बोर्ड को कोई उसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। अभी तक सुना है कि बांग्लादेश से बात चल रही है, तो एशियन कोई भी टीम जो है उसमें वो आ जाएगी, किसी अदरवाइज किसी दूसरी वेस्ट की कोई टीम बुला ली जाएगी। उसमें तो कोई इतना बड़ा, हमारे लिए तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हम श्रीलंका से खेल लेंगे, हम कोई तीसरी टीम ट्रायंगल में कोई और शामिल कर लेंगे उसमें, लेकिन इट विल कंटिन्यू। यस, ठीक। इवेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। सिर्फ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान हुकूमत की और अफगानिस्तान की सोच जो है वो एक्सपोज हुई। चलिए ठीक है सर। जेवलिन एक्सपर्ट मिस्टर अरशद नदीम के जो कोच हैं सलमान बट, उन पर किस वजह से ताहयात पाबंदी लगाई गई है? अच्छा, वो हम शुरू में ना वो खबर के पीछे भाग जाते हैं। तो इतने दिन से ना मैं यही सोच रहा था कि भाई ये खबर बार बार आ रही है जी, सलमान बट पे पाबंदी लगा दी। अरशद नदीम के कोच हैं जी, गोल्ड मेडल उनकी कोचिंग में अरशद नदीम ने जीता, इंडिया को हराया। तो ये क्या हो गया, इतना बड़ा कोच और इतनी कारकर्दगी का हामिल कोच, उसको जो है ना अचानक आपने पाबंदी लगा दी। तो पता ये चला है कि वो सलमान बट जो हैं, जो कोच हैं अरशद नदीम के, उन्होंने को गैर आइनी गैर कानूनी जो है ना वो एथलेटिक्स फेडरेशन के कोई इंतखाबात करवा दिए खुद से, जिसका एक प्रोसेस है, एक आइन है इस फेडरेशन का, जिसको फॉलो करके आपने नॉमिनेशन जमा करने, करवाने और पोलिंग का फैसला करना होता है। तो वो जो है ना, उन्होंने किसी भी एसओपी को, किसी भी कानूनी आइनी प्रोसेस को और फेडरेशन के जो इलेक्शन कमीशन है उसका जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो किए बगैर अपनी मर्जी से ही उन्होंने कोई इलेक्शन वैक्शन करा के कोई बॉडी तश्कील दे दी। ठीक।
तो ये एक गैर आइनी, और चूंकि एक ज़ाहरी बात है कि वो फेडरेशन है और पाकिस्तान की बड़ी फेडरेशन है, तो उसके हवाले से किस तरह का गैर कानूनी और आइनी आप इकदाम करते हैं तो उस पर एक्शन होता है। तो उसके नतीजे में सलमान बट को जो है वो बैन कर दिया गया है। फिलहाल तो ताहयात पाबंदी की अभी तक इतला है। अब ये भी पता चला कि नहीं है, नहीं कंफर्म ही है, मगर ये है कि वो ताहयात पाबंदी कब तक रहती है। देखें ये पाकिस्तान में तो मियां नवाज शरीफ की नाअहली ताहयात थी ना, तो अब तो ताहयात नाअहली नहीं है। वो तो डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, फिर उन्होंने आके वो नाअहली जो है एक तरमीम के बाद वो 5 साल में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो अब यह है कि इन्होंने भी कोई कोर्ट का रास्ता जो है वो इख्तियार किया है सलमान बट ने, और सलमान बट जो है ना उन्होंने चैलेंज किया है ताहयात पाबंदी को, और उस पर जारी बात है कि वो जवाब भी देंगे। और डिपेंड करता है कि अच्छा इस अरशद नदीम के जो है ना वो गोल्ड मेडल जीतने से पहले कोई सलमान बट को इतने पॉपुलर कोच नहीं थे इतने। उन्होंने किए हैं अपना स्पोर्ट्स के वाले से काफ़ी उनकी खिदमात है, बड़े पुराने ये एथलीट हैं, मगर ये है कि ज़्यादा उनकी जो पॉपुलैरिटी है, ज़्यादा जो उनकी मकबूलियत है वो तब हुई जब अरशद नदीम ने रिकॉर्ड टाइम किया और वो इवेंट जीता। बिल्कुल। तो अब बहरहाल ये है कि ताहयात पाबंदी है इस वजह से कि उन्होंने गैर आइनी इंतखाबात मुनक्कद करवाए और गैर आइनी एक बॉडी तश्कील दे दी, और वहाँ पे जो है ना कब्जे का सा एक अटेम्प्ट की फेडरेशन के ऑफिस पे, जिसके नतीजे में उनको बैन किया गया। ठीक हो गया सर। बसंत फेस्टिवल के हवाले से पंजाब हुकूमत ने क्या नए फैसले किए, ये बताइए। अच्छा, ये बड़ा एक चैलेंजिंग था पंजाब हुकूमत के लिए। इससे पहले जब हमजा शहबाज शरीफ भी वज़ीर आला पंजाब बने तो मेरी अपनी उनसे बात हुई, तो वो चाहते थे कि उन्होंने भी ना एक उनके पास एक प्लान था कि बसंत जो है ना उसको कंटिन्यू किया जाए। बसंत वैसे तो पूरे पाकिस्तान का, लेकिन लाहौर का ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक त्यौहार होता था जिसमें फॉरेनर्स आते थे, हमने देखा यहाँ पे, और बहुत होटल बिजनेस बहुत ज़्यादा होता था, और फूड का बिजनेस जो है ना, टूरिज्म जो है ना वो बड़ी प्रमोट होती थी, और पूरी दुनिया से लोग जो है ना बसंत मनाने के लिए पाकिस्तान आते थे, और सेलिब्रेशंस होती थी, और कॉन्सर्ट्स मुनक्कद होते थे, मेले लगते थे, बाजार सजते थे। और उसके बाद वो जो एक मामला सिर्फ एक डोर का है और कोई मामला नहीं है, वो बेएहतियाती। तो अब ये जो पंजाब हुकूमत करने जा रही है बेएहतियाती, तो अगर इसमें भी होगी और खुदा ना खास्ता कोई छत से गिरने का वाकया होता है, या कोई हवाई फायरिंग के दौरान कोई इंजर्ड होता है, या कोई हलाकत होती है, तो वो तो अब भी एहतियात उसी तरह की करनी पड़ेगी जिस तरह की माजी के में। सिर्फ हुआ कुछ यूं कि ये जो है ना डोर से गर्दनें कटने लगी, बाइक पे साइकिल पे आते जाते, वो डोर जो है ना वो एक केमिकल डोर का इस्तेमाल शुरू हुआ जो टूटती नहीं है। अगर जो आम धागा है जो शुरू से जो इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, जो कपास से बनता है, तो वो डोर जो है वो इतनी मजबूत नहीं होती थी कि वो गर्दन काट दे, शारक काट दे। वो जो है ना एक हद तक जख्मी करती थी, मगर वो टूट जाती थी। मगर ये जो डोर है ये तो किसी सूरत नहीं टूटती। अच्छा, इसका बनाने का मकसद ये हुआ कि ये जो पतंगबाजी के शौकीन हजरात हैं कि फॉर एग्जांपल कि उनका अगर बसंत का त्यौहार या 2 उन्होंने मुकाबले लड़ने हैं, तो उसमें अगर उनकी 4 लाख की डोर लग रही है तो ये 25,000 में उनका काम हो जाता था। कि वो डोर टूटनी ही नहीं है ना, टूटेगी कटेगी तो जाया होगी ना। तो वो पैसे बचाने के लिए, या शॉर्टकट कह लें, पैसे बचाने के लिए ज्यादा डोर का इस्तेमाल जो है ना वो कम करने के लिए, और बार बार पतंग के कटने से पैसे जो जाया होते हैं, वो उस नुकसान को कम करने के लिए इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाई थी। केमिकल डोर जो है वो टूटनी नहीं है, ठीक है। तो अब ये है कि मीटिंग हुई है, वज़ीर आला पंजाब ने इसका ऐलान करना है, जो इतला है मरियम नवाज शरीफ ने। अभी उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया, अलबत्ता ये है कि लाहौर में 2 रोज़ा बसंत फेस्टिवल की तैयारियां जो है, वो तैयारियां भी वर्ड यूज़ कर रही है पंजाब हुकूमत, रेलिवेंट मिनिस्ट्री। महफूज बसंत प्लान जो है ना पेश किया गया है, और अंदरूनी लाहौर में 2 रोज़ा बसंत फेस्टिवल की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने इस हवाले से महफूज बसंत प्लान आला सतह इजलास में पेश कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक सीनियर
वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक़द हुआ है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने बसंत के इनेकाद से मुतल्लक सिफारशात पेश की हैं। बसंत सिर्फ 2 रोज़ के लिए मखसूस जोन्स में इजाज़त पेश करने की जो है वो इजाज़त मिली है, और ये हफ्ता और इतवार का दिन होगा जिस दिन ये फेस्टिवल होगा बसंत का वीकेंड। बसंत सिर्फ अंदरून लाहौर के मखसूस इलाकों तक महदूद होगी, जिनमें शाही किला, मोची गेट, भाटी गेट और रंग महल शामिल होंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के मुताबिक बसंत को महदूद सतह पर और मखसूस जोन्स में मनाने की इजाज़त देने की सिफारिश की गई है, ताकि तकरीबात को महफूज और मुनज़्ज़म बनाया जा सके। और ख़तरनाक डोर जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जी मैं वही पूछे वो केमिकल डोर जो वही है इस्तेमाल होगी नहीं, उस पर पाबंदी होगी ना मिस। सर उसकी जगह कोई और ये लोग जाहिर बात है, उसकी जगह मेकिंग कोई आप और इसको कहें कि जो असली डोर है, असली डोर है जो आपने कहा जो टूट भी जाती है। हाँ कातिल डोर पर पाबंदी होगी, ठीक है, और बेजरर डोर जो है ना उसका उसकी इजाजत इस्तेमाल होगी। होगा, ठीक। महफूज बसंत प्लान के तहत तेज धाती, नायलॉन और केमिकल डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी। इजलास में फैसला किया गया कि सिर्फ कपास या निशास्ते से तैयार करदा डोर के इस्तेमाल की इजाजत होगी। मजीद बरा पतंगों और डोर पर बार कोड लाजमी करार देने की तजवीज़ दी गई है, ताकि गैर कानूनी मसनूआत की निशानदेही और निगरानी मुमकिन बनाई जा सके। गैर रजिस्टर्ड पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इजलास में यह भी तय पाया कि गैर रजिस्टर्ड पतंग फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकाम का कहना है कि बसंत फेस्टिवल की बहाली के साथ साथ अवामी सलामती को अवलीन तरजीह दी जाएगी। अच्छा, ये जो हमजा शहबाज शरीफ का प्लान था ना जी, वो प्लान था इधर आप जो है ना लाहौर की बाउंड्रीज जो हैं, वाघा बॉर्डर से पीछे के जो इलाके हैं, बरकी, अडियारा राइट, और घुरकी, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में, या फिर आप मोटरवे से मुल्हका जो मैदानी इलाके हैं, खुले इलाके, वो तो उनका प्लान इस तरह का था। रावी साइड उनका प्लान इस तरह का था। तो अलबत्ता मौजूदा जो हुकूमत है वो अंदरून शहर में, असल में तो ये त्यौहार अंदरून का त्यौहार है। जो मेला वहाँ पे अंदरून में लगता है वो तो दूसरे इलाकों में नहीं लग सकता, जाहिर सी बात है। तो पतंगबाजी के शौकीन अभी भी बहुत लोग हैं। ये जो अक्सर आप देखते हैं ना, पतंगें पकड़ी जाती हैं और वो रेड हो जाता है और पुलिस ने जो है ना बहुत बड़ा वो कार्रवाई कर देती है, और वो अभी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, वो बाहर जाती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं। कनाडा, अमेरिका, नॉर्वे हमारे जानने वाले हैं जो वहाँ पे फेस्टिवल और वहाँ पे मुकाबले होते हैं। देखिए वहाँ पे सेफ्टी मैनेज होती है। वो आप वहाँ की कोई भी फुटेज उठा के देख लें, वो आपको समंदर पे पतंग उठाते हुए दिखाई देगा। आगे समंदर है, पतंग हवा में उड़ रही है, वो कटी है तो उसने समंदर में ही जाना है। नाइस, ठीक है ना, उसने जो है ना वो किसी को नुकसान नहीं करना। तो वो इस तरह के मुकामात का इंतखाब किया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि हमजा शहबाज शरीफ जो है वो रावी दरिया जो है, ये इस एरिए को बसंत के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे कि उधर ही एक मेला लगाया जाए और वहीं पे बसंत हो और उसको जो है ना, मगर मौजूदा पंजाब हुकूमत इसको अंदरून शहर में करने जा रही है। लेकिन पतंगबाजी के जो शौकीन हजरात हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है यकीनन। और ये जो प्लान है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उम्मीद है कि स्मूथली एग्जीक्यूट हो। सर अमार बेग की बात करते हैं, जो कि बहुत ही मशहूर सिंगर हैं। उनका एक नया गाना रिलीज़ हुआ है कॉल के नाम से, उस हवाले से बताइए इसका लिरिक्स किसने लिखा है, डायरेक्शन किसकी है? अच्छा, पहले तो जो है ना वो मुझे कॉल एक तो होती है ना कॉल करना, वो मैंने जो सुना है ना वो है कॉल तेरी ना उठाऊंगा। अच्छा, मतलब ये जो है ना एक धमकी टाइप काम है। ज्यादातर जो है ना इस तरह के गाने ब्रेकअप के बाद होते हैं। अच्छा, मुझे जब ना इसे मैंने गाना सुना तो मुझे वो 6-7 मई की इंडिया पाकिस्तान की जंग याद आ गई। 10 मई की मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल नहीं उठाई। उन्होंने क्या, वो 6-7 मई के बाद जब उन्होंने कहा जी हमने जवाब देना है, इधर तैयारी शुरू हुई। DGISPR ने कहा कि जब पाकिस्तान हमला करेगा तो दुनिया बताएगी, हमें नहीं बताना पड़ेगा कि हमने इतने जो है ना वो तबाह कर दिए हैं बेसें। तो उस पर नरेंद्र मोदी कॉल कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को। तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं ये अमार बेग का गाना गुना गा रहा था कि कॉल तेरी ना उठाऊंगा। ठीक है, वो पैगाम जब मिल गया नरेंद्र मोदी को कि ट्रंप थे वो चुक नहीं रहा, फिर 10 मई की रात भी इसने कॉलें की हैं नरेंद्र मोदी ने, नहीं उठाई गई। वो ट्रंप ने फिर उन्हें कॉल तेरी ना उठाऊंगा। फिर जब उन्हें पता चला ना कि कॉल तेरी ना उठाऊंगा जो ना पक्का हो गया, फिर MBS जो है ना, MBS से रब्ता किया था नरेंद्र मोदी ने। हाँ जी, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने फिर डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की
तो उस वक्त गाना डोनाल्ड ट्रंप सुन रहे कि मैं कॉल तेरी तो उठाऊंगा, तो और ही तो उन्होंने उठा ली, तो उधर तो रोमांस चल रहा था। तो MBS की कॉल पे अब ये मुतजाद इतलात हैं कि फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बात की मोदी से या नहीं की, अलबत्ता एक पैगाम रसानी हो गई कि वो सीज फायर चाहते हैं, जो कि ठीक हुआ है। फिर वो पैगाम जो था वो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट था, इसी टेबल पे हम दोनों बैठे थे, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। ट्वीट पहुंचा था, तो फिर हमने उस पर ट्रांसमिशन की थी कि उन्होंने कहा कि इंडिया की उधर रिक्वेस्ट सीज है। फायर की हाँ रिक्वेस्ट जी। आई है। वो फील्ड मार्शल से बात की, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से बात की, मियाँ शहबाज शरीफ से, और वो जो प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि वो कॉल उस वक्त उन्होंने कॉल उठा ली, वो स्विमिंग पूल में थे, नहा रहे थे प्राइम मिनिस्टर 4-5 प्राइम मिनिस्टर नहा रहे थे, हाँ और जी। वो कॉल आई फील्ड मार्शल की, तो उन्होंने कहा कॉल तेरी तो मैं उठाऊंगा, तो वो तो फील्ड मार्शल कॉल उठाते हैं फौरन। तो True. उसके बाद जो है ना, इमरान खान की कॉल तो नहीं थी कि वो कहते हैं मैं कॉल तेरी ना उठाऊंगा, तो वो थी फील्ड मार्शल कॉल। ये आपको कंफर्म है? वो प्राइम नहीं, वो उधर यही लगा हुआ गाना कॉल तेरी ना उठाऊंगा वो तो बल्कि ना प्राइम मिनिस्टर PM हाउस के दरो दीवार पे वो चल रहा होता है कॉल तेरी ना उठाऊंगा। उन्हें जो है ना वो जब कॉल की, वो PM ने बताया खुद अपने खिताब में, उन्होंने कहा जी मुझे फील्ड मार्शल की वो कॉल आ गई, और वो मैं नाम भूल गया हूँ, वो जो जिस लड़के ने उनको फ़ोन ला के दिया स्विमिंग पूल में, वो पता है वो पानी में गिर भी जाए वो वाटर प्रूफ फ़ोन है। आप अब सवाल आपने ये करना था, असल में मैं आपके सवालों से बचने के लिए क्लियर कर दूं, वो वाटर प्रूफ होता है जो स्विमिंग पूल के अंदर भी आप यूज़ कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा ग्रेट फील्ड मार्शल ने कि जी सीज़ फायर की रिक्वेस्ट आ गई, और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की भी यही ख्वाहिश है कि सीज़ फायर हो जाए, दो न्यूक्लियर पावर्स जो हैं वो ना टकराएं आपस में, मुतहम्मल नहीं है हाँ जी, इस लड़ाई की। वाइस डिसीजन तो है ये इस तरह वो से। जनाब उस कॉल उठाने पे तो उन्होंने कहा जी ठीक है अगर आप सेटिस्फाई हैं, और उधर उन्होंने ये भी ज़ाहिर बातें बताया होगा कि हमने अपना हिसाब चुकता कर दिया, उनको नानी याद करवा दी। तो वापस आते हैं कॉल तेरी ना उठाऊं, जी। कॉल तेरी ना उठाऊंगा, अब यहाँ पे क्या असल यहाँ पे यही मामला है। उन्होंने कहा मैं कॉल तेरी ना उठाऊंगा। ये अमार बेग भी जो है ना वो किसी फीमेल मोदी से तंग है, ठीक है। फीमेल मोदियां भी तो, हाँ फीमेल मोदियां भी तो होती है ना, मोदियां फीमेल भी तो होती होंगी ना, मेल मोदी है तो एक फीमेल मोदी भी होगी कोई, फीमेल मोदी। तो ये जो है ना अमार बेग उससे नाला है, बेजार है, तो बेजारी है इस गाने में, और उन्होंने कहा कॉल तेरी ना उठाऊंगा, तेरी कॉल ना उठाऊंगा, तेरी नॉट कॉल उठाऊंगा। उन्होंने कहा तो जो मर्जी कर, नंबर बदल बदल के भी कर, तो मैं कॉल नहीं उठाऊंगा। तो ये जनाबी अली सॉन्ग है, और ये बड़ी देर से इसकी प्रोडक्शन हो रही थी, जो है ना एलिस्टर और अमार बेग ने खुद इसको लिखा है, और अमार बेग ने ये कंपोज किया है। ये बड़े ज़बरदस्त ना वीडियो डायरेक्टर हैं जो ज़्यादा आतिफ असलम के वीडियोस डायरेक्ट करते हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो एक आतिफ का गाना शायद न्यूजीलैंड में शूट हुआ, ऑस्ट्रेलिया में, ये अदनान काजी है। तो अदनान काजी मुझे जो याद पड़ता है कम अज़ कम को 1.5 साल से इस पे काम चल रहा था, इस वीडियो पे। तो वो बिलाखिर जो है अदनान काजी के उससे निकला है, प्रोडक्शन से और उनकी डायरेक्शन से और पोस्ट प्रोडक्शन से, और वो जनाब अब रिलीज़ हुआ एक दिन पहले, और बड़ी धूम है उस गाने की। और ये जो है ना मुझे उसी तरह का लग रहा है जैसे वो एक इंडिया का सॉन्ग था जिसमें वो ब्रेकअप पार्टी चल रही होती है, ब्रेकअप सॉन्ग कि वो सेलिब्रेट कर रही होती है। बाज ब्रेकअप जो है ना आपको जिंदगी में वापस ले आते हैं। बाज ब्रेकअप्स जो हैं, बाज जो है ना लोगों से आपकी दूरी जो है ना आपकी जिंदगी को बेहतर और आसान कर देती है। यकीनन आपकी जिंदगी में बेजा किस्म की ना टेंशनें खत्म हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना लाहौर में एक ब्रेकअप कैफे भी खुल गया था, पता है आपको? गई आप उधर के? नहीं। अच्छा, फिर ये ताड़ा चल रहा सिस्टम, ठीक। वो जो है कैफे ही खोलता उन्होंने, उसका नाम है ब्रेकअप। मैं उसकी ओपनिंग पे गया, हाँ ब्रेकअप कैफे, ब्रेकअप कैफे। वो चला चुला कोई नहीं इतना, लेकिन ये है कि वो खुल गया। तो अब ये है कि अमार बेग की जो एफर्ट है वो मेरा ख्याल है इस तरह के टूटे दिलों के लिए है, और बल्कि टूटे मजबूत दिलों के लिए,
ये मजबूत दिल वाला बंदा कहता है ना, ये मजबूत दिल वाला बंदा कहता है फिर आगे जाके दे मूव ऑन। कि मजबूत दिल वाला बंदा ही कह सकता है कॉल तेरी ना उठाऊंगा, मूव ऑन, टू गेट रिड ऑफ टॉक्सिक एग्जैक्टली लाइफ एंड देन मूव ऑन। एग्जैक्टली, अच्छी बात है। तो ये जो है ना इनकी जिंदगी में जबरदस्त सॉन्ग है सर, मैंने देखा है, सुना है। सॉन्ग उनके सारी देखें। ये मैं आपको मार बेकअप बताता हूँ, ये जब अमेरिका से पाकिस्तान आए ना तो इन्होंने सबसे पहले जो है ना ट्रिब्यूट सॉन्ग किए, कवर सॉन्ग ना, इन्होंने फरीदा खानम का जब ट्रिब्यूट किया आज जाने किसी इतना करवाना, उसके बाद उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का ट्रिब्यूट गाया, फिर इन्होंने अल्लाह आपका भला करे गुलाम अली हंगामा उनका ट्रिब्यूट गाया, और फिर हेलो, क्या बात है, रिची का, लेना रिची का बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने लेना रिची का वो बड़ा अच्छा निभाया। फिर एक और इनका इंग्लिश सॉन्ग था, और वो बाज़ात ये हुआ कि जिन इंग्लिश सिंगर्स के जो जिंदा हैं उनके जो एक दो सॉन्ग्स किए तो उनकी तरफ से पैगाम आए, मैसेज आए इनको, जो मैंने देखे कि उन्होंने इस हद तक पसंद किया। उन्होंने कहा कि हमें ये लगा कि ये आपको ही गाना चाहिए था। क्या बात, ये सोनू निगम ने भी इस तरह के इंडिया से इनके लिए वॉइस मैसेज भेजे हुए अमार के लिए, और बड़ा जो है ना इनको अप्रिशिएट किया। अब ये हुआ कि वो जो ट्रिब्यूट सिंगिंग थी और कवर सॉन्ग्स के बाद इन्होंने अपना म्यूज़िक जब शुरू किया तो उसमें ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था कॉल। तो अच्छा, मुझे पहले ना इसका स्टोरी उस तरह नहीं, मैंने कहा ये कॉल एक है बस ठीक है, लेकिन वो मुझे जब रिलीज हुआ, जब मैंने उसको एक दफ़ा सुना, दो दफ़ा, तीन दफ़ा सुना, तो मुझे जनाब यारी सबसे पहले जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी याद आया, इंडिया, फिर मुझे इमरान खान और जमाइमा खान की याद आ गई, ठीक है, फिर रियाम खान इमरान खान मुझे याद आ गया, ठीक है ना, मुझे फिर ये वाले ब्रेकअप जो याद आया कि कॉल तेरी ना उठाऊंगा। अच्छा, लेकिन इमरान खान अगर ये कहे ना किसी को खातून को कॉल तेरी ना उठाऊंगा, झूठ बोल रहा होगा, इतने भी झूठ बोल रहा है, और छुप के ना वो उठा लेता कॉल, फिर ऑडियो लीक हो जाती है, कहाँ गई हो, वापस आ जाओ। तो वो जो है ना इस तरह की ऑडियोज आ जाती हैं, और बज़ाहिर उन्होंने कहा कि मेरा कोई राब्ता नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे हकीकत है जो अमार बेग अपने गाने में नहीं भाई, अमार का मैंने देखा हुआ है, अमार जब कॉल ना उठाने का तो कहता है मतलब कि ना उठाना, वो नहीं भाई कॉल उठाता, बस फिर वो ठान ली तो ठान ली है, फिर वो कॉल जब उठाता है तो फिर सिर्फ शादी करता है उसके अलावा वो कुछ नहीं करता, शरीफ सिंगर है। तो चले हम मुबारकबाद पेश करते हैं, बिल्कुल, कांग्रेचुलेशंस अमार बेग, कॉल तेरी ना उठाऊं, फॉर हिज न्यू सॉन्ग रिलीज। यस, चले, और भी हम देख रहे हैं कि और मज़ीद अच्छे गाने बनाएं और हम सुनते रहे, एंजॉय करते रहे। सर, बात करते हैं गैर कानूनी असलहे की, जिसके हवाले से पंजाब हुकूमत ने एक हम कह सकते हैं एक सेशन भी रखा, उस पर काफ़ी अहम पॉइंट्स डिस्कस हुए इस हवाले से, सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पाकिस्तान के, और ज़ाहिर आवाम के लिए है ये एक मार्जिन दिया गया, डेडलाइन दी गई कि अगर किसी के पास गैर कानूनी असलहा मौजूद है तो हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, 1 महीने के अंदर अंदर वो जमा करवा दे। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? अच्छा, ये चीज़ें काफ़ी जुड़ी हुई हैं जी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की डिटेल्स में जाने के बजाय ना हम पहले तो डिसीजन जो है हुकूमत पंजाब का उस पर बात कर लेते हैं। जुड़ी हुई इस तरह से हैं कि जैसे आप कह लें कि CCD का बनना, राइट, सूबे में अमन व अमान के क़याम के हवाले से प्रायोरिटी वज़ीर आला पंजाब की मरियम नवाज शरीफ की, और उसके बाद जो है ना अल्लाह आपका भला करे, इन सेशंस के अलावा अभी जो कुछ अरसे से यहाँ पे हड़ताल का सीन, और एक जमात की तरफ से जो है ना वो इस्लामाबाद जाने की, और वो सारी कोशिशें और मुजाहरे, प्रोटेस्ट। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में एक जो रिपोर्ट्स हैं मुख्तलिफ खुफिया इदारों की, हसास इदारों की, लाहौर पुलिस की, पंजाब पुलिस की, के ऐसे प्रोटेस्ट्स में भी ममनुआ जो वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल हुआ खुलेआम, ठीक है। तो अब जो है एक आप कानून साजी कह लें, ठीक है, और एक कानून तो पहले भी है, ये तो किसी दौर में भी ऐसे नहीं हुआ कि इजाज़त हो इस बात की कि कोई भी शख्स जो है ना एक तो एक असले की नुमाइश कर रहा हो, और फिर गैर कानूनी असला जो है वो उसने रखा हो, स्टोर किया हो, और उसकी नुमाइश भी कर रहा हो और उसका इस्तेमाल कर रहा हो। ये कुछ कंजेक्टिव जो वाक़यात हुए ना, जिसमें आप एक तीफी बट वाला वाक़या भी ले लें, ठीक है, उससे पहले अमीर बलाज का कत्ल ले लें, अमीर बलाज के कत्ल के इसी हुकूमत में आप आ जाएं अगर, तो इस हुकूमत के दौरान होने वाले वाक़यात, अभी जो है ना एक DHA का वाक़या हुआ, फेज़ 9 का, वहाँ पे फायरिंग हुई, और वो जो एक टिकटॉकर्स के साथ भी इस तरह के एक कत्ल हो गया अहमद रशीद का,
आदिल रशीद के बेटे का, अहमद जावेद का। तो इस तरह के ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जिसके बाद ना ये जो रिपोर्ट डेली बेसिस पे दी जाती है वज़ीर-ए-आला पंजाब को मुख्तलिफ इदारों की तरफ से और पुलिस की तरफ से, उसकी रोशनी में ये फैसला मरियम नवाज शरीफ का। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि हमने पिछली दफ़ा भी जिक्र किया था, पंजाब हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया, बाज़ाब्ता ये उनका अलामिया आ गया है, उनका ऐलान आ गया है, 1 माह में गैर कानूनी असला जमा ना करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। अब उसकी एक डेडलाइन आ गई, ये मैक्सिमम होगा कि 1 माह के बाद कुछ 10 दिन का टाइम और दे दिया जाएगा, 15 दिन का टाइम और दे दिया जाएगा। लाहौर पुलिस क़याम अमन के लिए सरगर्म, गैर कानूनी असला और असला की नुमाइश के खिलाफ कार्रवाइयों के अदाद शुमार भी जारी कर दिए गए। ठीक है जी। जो माजी की कार्रवाइयाँ, उसमें वो कहते हैं कि साल 2025 में गैर कानूनी असला और असला की नुमाइश के मुर्तकिब 7,254 मुल्ज़मान गिरफ्तार, 7,184 मुकदमात दर्ज, गिरफ्तार मुल्ज़मान के कब्जा से 43 क्लाशन कोर्स, 333 राइफलें, 277 गने ये बरामद की गई हैं। ये लाहौर पुलिस की बात कर रहा हूं, सिर्फ लाहौर साल पुलिस के स्टैट्स हैं। हाँ जी, इस साल के 2025 के अभी तक 10 माह जी। के मुल्ज़मान से 6,439 पिस्टल्स, ये गैर कानूनी है सारे, गैर कानूनी, कानूनी कोई नहीं है इसमें, और 32,059 गोलियां भी बरामद की गई हैं। ये लाहौर पुलिस का जो है वो एक उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है। लाहौर पुलिस शहर को गैर कानूनी असला से पाक करने के लिए पुरज़म है, ये कहना है CCPO लाहौर का। गैर कानूनी असला और असला की नुमाइश के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। बिलाल सिद्दीक कमियाना, सुपरवाइजरी अफसरान हुकूमती SOPs के मुताबिक असला डीलर्स के स्टॉक का मुआयना करेंगे। वो जो मरियम नवाज शरीफ के इजलास में फैसला हुआ था कि दोबारा से उनके असला डीलर्स के लाइसेंस और उनके पास जो असले का एक जो जखीरा है वो, उसका भी मुआयना दोबारा से पूरा एक रीचेक और एक नए प्रोसेस से असले के कारोबारी हजरात को गुजरना पड़ेगा अब इस फैसले के बाद। अच्छा, उसके बाद ये है जी कि गैर कानूनी असला रखने और बेचने वाले रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़मान की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। शहरी अपना कानूनी असला 1 माह में पुलिस खिदमत मराकज़ से रजिस्टर करवाएंगे, वो जो मराकज़ कायम किए गए थे। ये कहना है CCPO लाहौर का। गैर कानूनी असला रखने वालों से आखिरी हाथों से निपटा जाएगा। बिलाल सिद्दीक कमियाना, शहरी गैर कानूनी सरगर्मियों से इज्तनाब करें, कानून के एहतराम को अपना शुआर बनाएं। CCPO लाहौर साहब ने जो है ना वो अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी है और अपना जो है ना वो फैसला भी बता दिया है और आप कह लें वार्निंग भी दे दी है। अब यह है कि जिन लोग हजरात के पास मौजूद है वो इज्जत के साथ 1 माह के अंदर अंदर, उसी तरह आप इसको कहें कि ये एक आर्म्स एमनेस्टी स्कीम है, इसमें आके अपनी ब्लैक मनी को जैसे वाइट किया जाता है एमनेस्टी में, आप अपना गैर कानूनी असला जमा करवा के अपना दामन जो है उसको साफ करें, ठीक है, और इससे जान छुड़वाएं। इसके बाद जो है अगर आपसे गैर कानूनी असला पकड़ा जाता है तो फिर हमने पिछले प्रोग्राम में वो सजाएं भी बताई थी, 14 साल कैद गालिबन और मेरा ख्याल 500,000 या इससे ज़्यादा 1 मिलियन जुर्माना है और नाकाबिले ज़मानत जुर्म है ये गैर कानूनी असला रखना। ये इसकी तफसील है। चलें, ये बहुत अच्छा एक फ़ैसला है पंजाब हुकूमत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ऑब्वियसली प्रोटेक्शन के लिए, पाकिस्तान और उनके अवाम के लिए, हमारी हम सब के लिए। सो लेट्स सी कि कब इम्प्लीमेंटेशन होती है और किस तरह से एग्रेसिवली इस पर काम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग टुडेज़ अपडेट्स। Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye-bye.